नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी में पूरी लगन के साथ लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर मॉक सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए और जो लोग नहीं जुड़े हैं उन्हें भी बोल दीजिए कि जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। ठीक है ना? और एक बार जरूर आप सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है ना? जिससे हम लोग को एक मोटिवेट मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी ये ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी की जाती है या मैथ्स के फाउंडेशंस कोर्स कराए जाते हैं, है ना? ये बिल्कुल फ्री है। ये आपको यूट्यूब पर दो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है। एक होती है मॉक टेस्ट की और दूसरी होती है फाउंडेशंस क्लासेस। ठीक है ना? इसमें आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर आप चैप्टर वाइज़ हर चैप्टर आपको थ्योरी वाइज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा जो बिल्कुल सीधे आपको एग्ज़ामिनेशन में आती है। अभी इसमें दोस्तों चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखना ना भूलें क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सभी के लिए बहुत ही हमेशा के लिए कठिनाइयों का रास्ता बना हुआ रहता है। ठीक है ना? तो ये हमारी मैथ्स की चैप्टर वाइज़ क्लास होती है जिसमें थ्योरी विद कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस कराई जाती है। ठीक है ना? और ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए है, ना कि रेलवे के लिए, ना ग्रुप डी के लिए। ये सभी जितनी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैथ के आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ग्रुप डी और एनटीपीसी के। ठीक है? देखो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको देख के लगेगा कि ये मामूली सा क्वेश्चंस है, लेकिन नहीं है। है ना? यहाँ पर x माइनस रूट एक्स इक्वल टू क्या है 90 दे रखी है। ठीक है ना? अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो मैं दिखा रहा हूं आपको। यदि आप रूट एक्स, आपसे किसकी वैल्यू पूछी? रूट एक्स की वैल्यू पूछी है। यदि आप रूट एक्स इक्वल टू 10 देते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। यानी ये हो गया आपका 100 और ये क्या हो जाएगा आपका 10, तब जाके होगी ये 90। सेटिस्फाई हुआ? यानी दोस्तों रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 10 है। ठीक है ना? रूट एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10 है। ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे, क्योंकि यदि आप यहाँ पर ना 100 डालेंगे ना, यहाँ पर यदि मान लो कि आप यहाँ पर ऐसे करके आप 100 डाल दे रहे हो। ठीक है? यहाँ पर आप रूट एक्स इक्वल टू 90, तो यहाँ पर देखो एक्स यदि आप 100 डाल दो यहाँ पर, तो रूट एक्स पूछा है ना आपसे, आपसे रूट एक्स पूछा है। तो रूट एक्स यदि रूट एक्स की वैल्यू यदि आप मान लो 100 डाल दोगे, ठीक है? तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू तो आपकी इतनी हो जाएगी ना, तब तो मैथ सही नहीं होगा। आप यहाँ पर आप इतनी वैल्यू डाल दोगे, फिर 100 डालोगे तो नहीं बन रहा है, 90 नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? तो आपका रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक वृत्त के 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, एक वृत्त है जिसको 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो बने वृत्त की प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? यानी एक वृत्त है, ठीक है ना? इस वृत्त को 6 भागों में बांटते हैं, एक भाग, दो भाग, तीन भाग। 6 भाग बट गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 भाग बराबर बराबर बांटा। जानते हैं कि वृत्त क्या होती है? 360 डिग्री की होती है और 6 भाग बांटेंगे तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन ए का विपरीत मान क्या होगा? टेन ए का विपरीत मान क्या? कॉट ए होगा। फिर साइन का विपरीत मान क्या होगा? साइन ए का विपरीत मान क्या होगा? 1 बाय कॉस होगा। ठीक है ना? फिर आपका कॉट का क्या होगा? कॉट ए का फिर 1 बाय टेन ए होगा। ठीक है? कॉस का क्या होगा? कॉस ए का क्या होगा? तो 1 बाय सेक ए होगा। ठीक है? साइन का कॉसेक होता है, सॉरी, साइन का क्या होता है? कॉसेक। ठीक? फिर आपका सेक का क्या होगा? सेक का 1 बाय कॉसेक होगा। 1 बाय कॉस ए होगा। ठीक है ना? इस तरह से चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है। तो रॉकेट की ऊंचाई कितनी है? यानी एक रॉकेट है और यहाँ से लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर दूरी पर आपको 30 डिग्री का कोण बनता है, उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर देख लो आप। ठीक है? 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक ना? अब ये क्या है? अब ये आपका 3 किलोमीटर है और आपसे ये पूछा जा रहा है और ये 90 डिग्री है। ठीक ना?
तो आप क्या लगाओगे 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री आप लगाओगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, इक्वल टू क्या होगा h/3 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर √3 h इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो h जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3/√3। इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है ना। रेशनलाइज जब हमने किया तो क्या निकल के आया 3√3 अपॉन क्या निकल गया 3, 3 से 3 कट गई तो क्या हो गया आपका यहाँ पर √3, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका हो रहा है वो क्या हो रहा है √3, ठीक है ना। लॉन्च पैड की हाइट कितनी है √3 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए। मैंने ये बताया है बहुत बार, आपको जब मैंने परसेंटेज की क्लास करवाई थी वहां पर ये क्वेश्चंस मैंने बताया है। यदि एक गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। आयतन में कितनी डायमेंशन होती है बताइए, किसी की वॉल्यूम में कितनी डायमेंशन होती है, तो सर जी 3 डायमेंशन होती है ना। यानी इसकी लेंथ, लेंथ भी 100% बढ़ गई, यानी लेंथ में 100% वृद्धि मतलब, लेंथ में 100% वृद्धि मतलब 1/1, यानी लेंथ क्या हो गया एक से क्या हो गया दो हो गया। फिर ब्रेथ क्या हो गया, ब्रेथ भी क्या हो एक से दो हो गया। फिर हाइट क्या हो गया, हाइट भी क्या हो गया एक से दो हो गया। मैं देख रहा हूँ इनिशियल जो वॉल्यूम है 1 है और फाइनल वॉल्यूम क्या है 8 है, तो कितने प्रतिशत कितने की वृद्धि हो गई, दोनों में कितने की वृद्धि हो गई 7 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई 7 के, इसके रिस्पेक्ट में तो 1 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। यानी मैं यहाँ देख रहा हूँ इस सक्सेसिव मेथड से मुझे यूं निकल कर आ गई कि वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 700% की वृद्धि हुई, ठीक है। ये सक्सेसिव मेथड का कमाल है, क्योंकि ये जो एक निकल के आई क्या है इनिशियल वॉल्यूम, क्या है इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। और ये जो 8 निकल के वो क्या है फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है ना। और इंक्रीजमेंट कितना हुआ, इंक्रीजमेंट कितना हुआ, इंक्रीजमेंट 700% का इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। चलिए, एक तार के टुकड़े से 120, एक तार के टुकड़े 120 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी तार की लंबाई 122 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर है, भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया। यानी लेंथ कितनी है, साइड कितनी है, साइड कितनी, स्क्वायर की साइड जो है ना, यानी साइड कितनी है, यदि साइड में मान लो कि यहाँ पर 120 पाई है, इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, और उसी तार को क्या बना है वृत्त बनाया जा रहा है। यानी यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि जो वर्ग का परिधि है, वर्ग का जो परिसीमा है, वर्ग की परिसीमा, वर्ग की परिसीमा बराबर क्या है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, है ना। यहाँ पर क्या है वृत्त की परिधि, तो वर्ग की परिसीमा क्या है यहाँ पर 4 × 120 पाई, ठीक है। और वृत्त की परिधि क्या है यहाँ पर 2 पाई r, ठीक है ना 2 पाई r। वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी यहाँ पर, वृत्त की परिधि हो जाएगी यहाँ पर 2 पाई r। अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट गया आपका, ये पाई से पाई कट गया, ठीक ना। 2 से कट गया आपका, 2 कट गया यहाँ पर और ये कट गया। यानी यहाँ पर देख रहे हो कि r बराबर कितनी हो रही है, r बराबर कितनी हो रही है, तो देख रहा हूँ सर जी r बराबर यहाँ पर हो रही है 240। यानी वृत्त की जो परिधि, वृत्त का जो रेडियस है त्रिज्या है यहाँ पर वो कितनी हो रही है 240 सेंटीमीटर हो रही है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये कोई परिधि नहीं है, ये क्या है एक जो वर्ग है ना, ये वर्ग उस वर्ग का एक भुजा का माप है, इसलिए इसे 4 बार गुना करना पड़ा और जो वृत्त की परिधि के बराबर है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना। उसी तार को मोड़कर, यानी एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 276x13 से विभाज्य x के संभावित मानों का योग क्या होगा। x के संभावित मानों का मान क्या होगा, मैंने यहाँ बोल रहा है कि x, यहाँ जो x हम पुट करेंगे उसके संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ जो x हम पुट करेंगे क्या क्या इसके संभावित मान
हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 1, है ना, यानी 7 दो 9, 9 छः 15, 15 एक 16। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 16 प्लस एक्स आ रही है, जो कि 16 प्लस एक्स है ना। किससे विभाज्य है, मुझे 3 से विभाज्य करना है। तो 3 से विभाज्य करने के लिए एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं सर? एक्स की जगह मैं 2 रख सकता हूँ, यानी 16 और 2 18 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो 18 भी 3 से भाग लग जाएगी। और क्या रख सकते हैं एक्स की जगह? एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। 16 5 21 हो जाएगा। एक्स की जगह हम 5 रखते हैं तो 16 5 21 हो जाएगा। और क्या रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? तो 16 में 5 रखने के बाद और हम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। 16 और 8 24, है ना, यानी एक एक्स के संभावित मानों का योग 8 रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए संभावित मानों का योग कितना हो रहा है, 8 5 13, 14 15, यानी हम संभावित मानों का योग देखें तो कितनी हो रही है, यहाँ पर 15 हो रही है, क्योंकि इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पी। यहाँ पर देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चंस आती है जो कि आपको थोड़ी थोड़ी गलती के कारण आपसे यहाँ पर आप मिस्टेक कर जाते हो। देखो ये डेसिमल है, इस डेसिमल को आप यहाँ उड़ाओगे तो यहाँ पर क्या होगी, 100 होगी, है ना। अब देखो ये 27 27 कट गई ना, क्योंकि दोनों ऊपर है। तो जब आप पी स्क्वायर इक्वल टू निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 100, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट ओवर 100, रूट ओवर 100, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10। अब आपसे क्या पूछा है कि पी का मान क्या होगा, पी तो नीचे है ना, पी तो देखो सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ क्या वैल्यू, ये कट गया, ये 1/1 है, तो कहने का मतलब यहाँ पर 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर आपका 100 आ रहा है, ठीक ना। यदि आप पी स्क्वायर निकालेंगे, पी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1/100 होगा। जब आप यहाँ पर p निकालोगे तो क्या होगा, रूट ओवर 1/100 होगा, तब जाके क्या होगा, 1/10 होगा, तब जाके क्या होगा, 0.1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 0.1। थोड़ी सी नजर हटी, देखो यहाँ पर दुर्घटना घटने वाली थी, है ना। तो ये चीजों पर आपको सावधान रहना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 का 2/5 48 के 3/4 से कितना अधिक है, ठीक है ना। 48 के 3/4 से कितना अधिक है, यानी 105, ये 105 है ना, इंटू 2/5, ठीक, और ये माइनस 48 इंटू 3/4, ठीक। तो 5 से यहाँ भाग लगाएं, 5 एकम 5 दूनी 10, यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 दूनी कितनी हो गई 42, और यहाँ पर क्या हो गया 16 से कट गया, यहाँ पर कितने में कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, 12 दिया यहाँ पर क्या हो गया 36, तो कितनी हो जाएगी 4 2 6, 4 2 6, यहाँ पे आंसर कितना हो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पसंद आ रहा हो तो एक बार सेशन को जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये सारी मेहनत ये आपके लिए की जाती है और मैं कंटिन्यू पढ़ाता हूँ ताकि आपको मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को सिखा सकूँ। इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन पर वेट नहीं करता, मैं हर क्वेश्चन को लाता हूँ और फटाफट आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो पंक्तियों की संख्या क्या हो। जैसे ही ना दोस्तों आपको ये चीज मिल जाए कि यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्या क्या है ना, तभी समझना ना कि ये क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या समझ लेना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि जब इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो आप यूं निकाल सकते हो। आपको पीछे का डिजिट देखना है, पीछे का डिजिट देखना है, 1 है, 1 है तो क्या आएगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब तो आपको देखना है पीछे का 2 डिजिट। अब आपको देखना है कि 228 किसके नियरेस्ट है, 228 जो है वो किसके नियरेस्ट है। यदि आपसे ये भी नहीं होगा 228 किसके नियरेस्ट है, तो आप बोलोगे सर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना। दोनों में से सामने कौन है,
200 में से सामने कौन है? 15, है ना? दोनों में से सामने ऊपर वाला ना नीचे वाला? तो ऊपर वाला मैंने लिया तो इसका ऊपर वाला ही वैल्यू आएगा या नीचे वाला वैल्यू आएगा, मुझे जल्दी बताओ। तो जब आप देख रहे हो कि ऊपर वाला नज़दीक है तो इसकी ऊपर वाला वैल्यू जो 2 यानी 1 था ना, तो यहाँ वो यूनिट डिजिट 1 भी होगा, 9 भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि 9 9 जा क्या होता है? 81 होता है। यूनिट डिजिट 1 आई ना, और 1 1 जा क्या होता है? 1 1 जा भी क्या होता है? 1 होता है। तो यूनिट डिजिट यहाँ भी आई ना, यानी कहने का मतलब 15 का स्क्वायर 2 2 5 है, यानी यहाँ पर क्या होगा? कम वाला होगा, इसके नियरेस्ट ये है। यानी जब यहाँ पर हम 15 लेंगे ना, तो इसके ऊपर वाला ही लेना होगा, यानी 151 क्या होगा? इसका रूट ओवर होगा। नहीं तो आपके पास दूसरी मेथड है जिसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, उससे भी आप मैथ बना सकते हो, ठीक है ना? तो ये मेथड भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी मेथड तो यही होती है जिससे आप मैथ बना रहे हो। तो यहाँ से पीछे से 2-2 को पेयर करना होता है। बचा 2, इसमें जिस संख्याओं से गुणा करेंगे, उसी संख्याओं से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि 2 है ना, हम यदि 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, तो 2 4 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ पर कितनी हो गई आपकी? यहाँ पर हो जाएगी 1, यहाँ बची आपकी 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 8। 1 कितना हो गया? 2। अब यहाँ पर क्या लाएँगे? 5, यहाँ पर भी क्या रखेंगे? 5, और यहाँ भी 5 से ही गुणा करेंगे। 25 पंचे कितनी हो जाएगी? 125। 25 पंचे 125 कितनी बच गई? 3 बच गई। और यहाँ पर कितनी है? 0 और यहाँ पर 1। अब 25 5 कितना होता है? इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे। कितनी हो गई? 3 0 1। यहाँ भी 1 लगा देंगे और यहाँ भी हो गया 3 0 1। समझ रहे हैं आप? और यहाँ भी 1 से कट जाएगा। तो ये डिवीजन मेथड से भी आपकी आंसर कितनी है? 151, और इस मेथड से भी 151। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 144 और 288 और 396 का एचसीएफ क्या होगा? 36 होगा। इसमें आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है, उनका योग यानी दोनों संख्याओं का योग, दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? यानी 3:4, यानी सर जी 7 बराबर कितना हो गया? 420 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। बड़ी संख्या कौन है? 4। 4 बराबर क्या होगा? 240 होगा। ठीक है ना? आंसर क्या हो गई? 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाशनी और पानी के मिश्रण में 60% चाशनी है, यदि उसमें 5 लीटर चाशनी मिलाई जाती है तो मिश्रण में 35% पानी हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? चाशनी और पानी, यानी यहाँ पर आपकी चाशनी है और यहाँ पर पानी है, ठीक है ना? यदि चाशनी आपकी 60% है तो पानी कितनी प्रतिशत होगी? 40% होगी। यानी दोनों का अनुपात कितना हो गया? 3:2 हो गया, ठीक है ना? अब यदि उसमें 5 लीटर चाशनी मिलाया जाए, इसमें यदि आप 5 लीटर चाशनी आप मिलाते हो, 5 लीटर चाशनी आप मिलाते हो, तो मिश्रण में 35% पानी हो जाता है, यानी अंत मिश्रण में, यानी यहाँ पानी नहीं मिला रहे हो आप, पानी यहाँ 0 मिला रहे हो, है ना? पानी यहाँ क्या मिला रहे हो? 0 मिला रहे हो। अब बोल रहा है कि तब मिश्रण 35% हो जाती है, 35% पानी हो जाती है। मुझे बताइए, यदि पानी 35% हो गई, वाटर यदि 35% हो गई, तो चाशनी कितनी हो जाएगी? 65% हो जाएगी ना? होगी कि नहीं होगी? मुझे बताइए। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लेता हूँ। दोनों का अनुपात निकालने में देखा गया कि ये 13 बार में और ये कितना बार में? 7 बार में। यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या हो रहा है? 13 और 7 हो जा रहा है। बस लड़ाई कंसेप्ट लगा दीजिए आप। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 तिया 21, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 13 दूनी 26, और इन दोनों का माइनस कितना हो गया? 5 हो गया। इन दोनों का माइनस कितना हो गया? 5। तो 5 बराबर कितना हो गया? आप देखिए। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो संख्या है ना, ये संख्या से ये मल्टीप्लाई होगा, 7 पंचे 35। अब ये वाले संख्या से ये गुना होगा तो 0। 35 में से 0 गया तो कितना हो गया? 35। यानी 5 बराबर 35, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। आपसे क्या पूछ रहा है? तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा यहाँ पर क्या थी? तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 3 और 2 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा 7 गुने 5, यानी कितनी थी? 35 लीटर। कितनी थी? 35 लीटर। आसानी से ये हो गया, ठीक है ना? इसलिए लड़ाई कंसेप्ट, ये सब समझने के लिए ना दोस्तों, हमारी जो मैथ्स की जो फाउंडेशंस क्लास है
उसकी क्लास को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पर आप मिश्रण चैप्टर में जाएँ और इस तरह के सभी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? जो हमारे साथ मैथ्स के फाउंडेशन क्लास से जुड़े हुए हैं, वो ठीक बना पा रहे हैं। ठीक है? तो आप भी बना सकते हैं। यदि आप मेरी मैथ्स की फाउंडेशन क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ परसेंटेज क्लिक कीजिए, परसेंटेज चैप्टर खोजिए और सारी चीज़ों को आप सीख लीजिए। सोनम की आयु 8 वर्ष बाद सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले, ठीक है ना? 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो सोनम की पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है? सोनम के पिता की वर्तमान आयु हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी आप देख रहे हैं कि सोनम की आयु 8 वर्ष पहले उसके पिता की आयु की आधी थी। ठीक है ना? सोनम की आयु सोनम की आयु 8 वर्ष पहले उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात कितना है? यानी ये सोनम है और इनके फादर है। ठीक है? तो सोनम का उम्र 1 और उनका क्या 3 1:3। 8 वर्ष पहले की बात की गई है, तो 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद टोटल कितना हो गया? 16। यानी यहाँ भी 16 ऐड होगा और यहाँ भी 16 ऐड होगा। समझ रहे हैं यहाँ पर? यानी सोनम की आयु के 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले 1:3 था, तो अब कितना होगा? +8। फिर 8 वर्ष बाद कितना होगा? फिर +8, यानी दोनों में 16-16 ऐड होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी, यानी अब अनुपात क्या हो जाएगा? अब अनुपात हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ भी आप लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब क्या करना है? यहाँ पर इससे गुणा करना है, तो 2 एकम 2 हो गया। इससे इसको गुणा करना है, 3 एकम 3 हो गया। 3 और 2 घटा तो 1, 1 बराबर क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। 16 दूनी 32 और यहाँ पर कितना हो गया? 16। 16 में 32 घटेगा तो कितना हो गया? 16। तो 1 यूनिट टेंस टू क्या हो गया? 16। 1 यूनिट टेंस टू 16। तो आपसे क्या पूछा है? सोनम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये कितना है? सोनम के पिता की वर्तमान आयु, तो 8 वर्ष पहले कितना? 3 था। हम पहले 3 यूनिट निकाल लेंगे। तो 3 यूनिट टेंस टू कितना हो गया? 48, है ना? अब 48 में क्या करना होगा? अब 48 में क्या करना होगा? ध्यान से समझे। 48 में, क्योंकि ये जो है ना 8 वर्ष पहले की आयु है, अब वर्तमान पूछा है, तो 48 में मुझे फिर क्या करना होगा? 8 ऐड करना होगा। ठीक है ना? 48 में यदि हम 8 ऐड करते हैं, फिर क्या हो जाएगा आपका? 8 8 16 यानी 56। तो आपकी जो आयु होगी वो 56 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है? एक कमीज के दो 825 रुपए में खरीद कर, यानी सीपी दिया हुआ है, ठीक है ना? खरीद कर इसे 32% के लाभ पर बेच देती है। कमीज का विक्रय मूल्य क्या है? सीधी सी आप निकाल सकते हो। एसपी इक्वल टू 825, यानी 100% में खरीदा, 132 में बेच दिया। 132 बट्टा आप क्या कर सकते हो? 100। ठीक है ना? अब यहाँ 25 से काट दो, 25 चौके, यहाँ पर 25 से आया तो 25 दिए 75 और यहाँ पर कितना हो गया? हो गया आपका 1 25 दिए 75, तो 825, यहाँ 75 घट गया तो 1175, 175, यहाँ पर कितना हो गया? 39, यानी 25 नमा, सॉरी 25 सत्ते, 25 सत्ते कितना हो? 175 और यहाँ 4 से काट दीजिए आप, यहाँ पर 4 दिए 12 और 4 दिए 12, 37 और 33 कितना हो जाएगा? 37 और 33 आपकी हो जाएगी, 37 और 33 हो जाएगी आपकी कितनी? 25 दिए 75, ठीक है। 12 में से 5 दिया 7, 12 में से 5 दिया 7, ओहो 75 ही ना होगी, गड़बड़ हो गया यहाँ पर। 25 दिए 75, 33 ही होगी, ठीक है ना? क्योंकि देखिए वो 825 और यहाँ 25 से आप करेंगे तो 25 दिए 75, 12 से 5 गया 7 और ये कट गया और यहाँ 5 25 दिए 75, तो 33 कितनी होती है? 1089 होती है। गुना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है? यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.1/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? बहुत ही अच्छे सवाल है। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो ब्याज दर क्या है? यानी यहाँ पर सीधे से सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी जो, जैसे कि P है, मान लीजिए यहाँ पर जो P है, P क्या है? आपका X है और वो क्या हो जा रहा है?
अमाउंट क्या हो जा रहा है, 2 वर्षों के बाद 9x/4 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सीधे से इस फॉर्मूला को भी लगा सकते हैं कि a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 लगा सकते हैं यहाँ 2 वर्षों का। तो a कितनी यहाँ पर, तो a यहाँ पर है आपकी 9x/4 इक्वल टू p कितनी है, p यहाँ पर x है 1 प्लस r/100 और यहाँ पर क्या 2। अब x से आपका x कट गया, ठीक है ना। तो 9/4 क्या हो गया, 9/4 का आपको क्या करना है, रूट ओवर करना है, ठीक है ना। 9/4 का क्या करना है आपको, रूट ओवर करना है, ठीक। तो 9/4 मेरा हम लोग का रूट ओवर हो गया 1 प्लस r/100। तो यहाँ पर आपका हो गया दोस्तों 3/2 माइनस 1 इक्वल टू r/100। तो यह 1/2 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1/2 इक्वल टू r/100। अब 2 से आप 100 को काट दो तो r इक्वल टू कितनी निकल के आ रही है, r इक्वल टू निकल के आ रही है आपका 50। r इक्वल टू कितना परसेंट है आपका 50। कितनी परसेंट हो रही है, 50%। बेहतरीन क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट की। रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदारी करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदारी है। रूपल 15,000 रुपया 4 माह के लिए तथा सानू 10,000 रुपया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपया 3 माह के लिए निवेश करता है। 90,000 रुपये के कुल लाभ में रूपल की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है ना। तो हमें पहले दोनों का, रूपल का और सानू का, हाँ, रूपल और सानू का प्रिंसिपल का रेशियो निकालना होगा। इन्होंने 15,000 रुपया लगाया, 15,000 रुपया लगाया, यानी 3 शून्य देखिए इसके पास भी है और 3 शून्य इसके पास भी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ 15 लिखता हूँ, 15 गुने 4 लिखता हूँ और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 10 गुना 3 लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर काट सकता हूँ आसानी से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, यानी 3 चौके, यहाँ पे 3 से फिर 3 कट गया, यानी आप देख रहे हैं कि 4/2 है। कितनी है, 4/2 है, ठीक है ना। 4/2 है क्या, 4/2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 4/2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2:1 और इसे 90,000 में बांटा है तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 इक्वल टू कितना हो गया 90,000। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 30,000। और आपसे क्या पूछा था, रूपल की हिस्सेदारी, रुपए में, कुल रूपल में रूपल की हिस्सेदारी। तो रूपल कितना है, रूपल 2 है तो 2 बराबर कितना हो गया 60,000 रुपये। 2 बराबर कितना हो गया आपका 60,000। रूपल की हिस्सेदारी कितनी है 60,000 रुपये, ठीक है ना। राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। वो इसे 2 क्रमांकित छूट के बाद 160 रुपया में खरीदता है। दूसरी छूट कितनी है, 20% की। पहली छूट ज्ञात करें, यानी पहली छूट इसे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि पहली छूट क्या होगा, ठीक है ना। तो पहली छूट हमें क्या होगा, आइए इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो आपको पता है कि 400 रुपया, राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है और इसे 2 क्रमांकित छूट के बाद 160 रुपये का खरीदता है और दूसरी छूट 20% है। इसकी जो दूसरी छूट है वो 20% की छूट है। दूसरी छूट इसकी 20% की है और पहली छूट हमें पता नहीं, पहली छूट हमें इसकी पता नहीं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसकी अंकित मूल्य 400 रुपये, ठीक है, अंकित मूल्य 400 रुपये है, ठीक है। पहली छूट मुझे पता नहीं, मैंने क्या कर लिया 100 माइनस एक्स कर लिया, कौन क्या कर लिया 100। दूसरी छूट कितनी है 20, दूसरी छूट क्या कर लिया मैंने 80/100 इक्वल टू टोटल छूट, छूट के बाद 160 60 रुपये में खरीदता है, यानी ये क्या हो गया 160 रुपये, है ना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जीरो से ये जीरो कट गया,
और 8 से क्या कट गया, 8 16 दो बार में कट गया, ठीक है ना। अब 2 से ये क्या कट गया, 4 भी कट गया दो बार में। अब ये 2 से कट गया आपका ये कितने, 50 बार में, ठीक है। सिंपल, कोई कोई भी झमेला लेना नहीं चाह रहा, एकदम सिंपल मेथड से बता रहा हूँ आपको। 100 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 50, है ना। तो 100 माइनस 50 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। यानी ओवरऑल उन्होंने कितने परसेंट की पहली छूट दी, उन्होंने 50% की छूट दी। मैं इसे दूसरे मेथड से भी बना सकता था, सक्सेसिव मेथड से भी बना सकता था, लेकिन मैं आपको समझने के लिए, ये जो एमपी है यानी मार्क प्राइस है, इसी पे तो लगातार छूट दे रही है ना। तो छूट 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 बराबर 160, बस आप इसको सॉल्व करें, निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एक संख्या का 32%, एक संख्या का 32%, एक संख्या का 32% बटे 100, ठीक है, इसके बराबर है 56 के बराबर है। काट दीजिए, यहाँ पर 8 सत्ते 56 और 8 चौके 32, 4 से काट दीजिए 25 और x बराबर कितना हो गया, 25 सत्ते कितना होता है, 175, 175 आपका आंसर। नेक्स्ट, यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बनाएंगे। 15 आदमी 8 दिन में, 8 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं। यानी 15 आदमी 8 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन 10 दिन में बनाते हैं। तो बोलते केवल 8 आदमी, केवल कितने आदमी, केवल 8 आदमी कितने घंटे काम करेंगे, तो मैंने बोला x घंटे काम करेंगे, उस दीवार को 10 दिन में बनाएंगे, ठीक है ना। सवाल कितनी बड़ी है ना, क्वेश्चन कुछ नहीं, तो 10 से 10 कट गया आपका, ठीक है, 8 से 8 कट गया आपका, यानी x बराबर कितना हो गया, 15, ठीक ना। कितने दिन में कितने घंटे में बनाएंगे, यानी 15 घंटे करके काम करेंगे, 15 घंटे करके काम करेंगे, तभी वो काम आपको 10 दिनों में होगा। तभी वो काम कितने दिनों में होगा, 10 दिनों में बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि आदमी घट गई ना, 8 आदमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पाइप में से पहले दो क्रमशः 10.8 घंटे, 21.6 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप एक साथ खोल जाते हैं, तो टंकी कितने देर में भर जाएंगे, टंकी कितने देर में यहाँ पर भर जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए टंकी यहाँ पर आपने देखा कि ए टंकी क्या हो रहे हैं, ए टंकी जो है 10.8, ठीक ना, ये भरने वाले टंकी है। बी टंकी भी क्या कर रहे हैं, टंकी को भर सकते हैं, ये भी भरने वाले टंकी है। यानी कितने में भर सकते हैं, 21.6 में, है ना। और तीसरा टंकी मान लीजिए सी एक टंकी है, जो क्या है, खाली करने वाला टंकी है। ये क्या है, खाली करने वाला टंकी है, जो 18 घंटे में क्या करेंगे, टंकी को खाली कर देंगे। तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 21.6 होगा। तीनों का एलसीएम जो क्या होगा, क्या 21.6 होगा, ठीक ना, 21.6 होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये इस एफिशिएंसी से यदि भरेगा तो 2 की एफिशिएंसी से भरेगा, +2 की एफिशिएंसी से, ये +1 की एफिशिएंसी से, और ये किस एफिशिएंसी से भरेगा, -1.2 की एफिशिएंसी से भरेगा, -1.2 की एफिशिएंसी से भरेगा, ठीक है ना, -1.2 एफिशिएंसी से भरेगा। ये टंकी खाली है और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, क्या बोल रहा है, टंकी खाली है और तीनों पाइप को भर दिया है, तो यहाँ पर आप देखो एफिशिएंसी की 2 1 3, यानी 3.0 में 1.2 घट जाएगी, तो कितनी होगी, 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, यानी 1.8। अब इसे 1.8 से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी यहाँ जो टोटल एफिशिएंसी निकल के आई वो क्या निकली, 1.8। अब इसे हमें 1.8 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब इसे हम 1.8 से डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल और डेसिमल उड़ गया, और कितनी आ गई, भाग लगा के कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 18 आ जाएगी, सॉरी 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, यानी कितनी 12, यानी 12 घंटे में क्या होगी, टंकी भर जाएगी, ठीक है। एक लड़का अपनी वास्तविक गति से 10/9 गति से दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट में 24 सेकंड में 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। लड़के की वास्तविक गति क्या है, लड़के की वास्तविक गति क्या है, ठीक है। एक लड़का
अपनी वास्तविक गति की 10/9 गति से दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड में 39 किलोमीटर दौड़ता है, तो लड़के की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। लड़के की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट है ये टाइम को निकालना, यानी कुल समय कितना लगा। कुल समय हमें कितना लगा, कुल समय हमें निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ 2 घंटे हैं। चलो ठीक है, 2 घंटे, 2 घंटे के बाद जो 20 मिनट है, तो 20 बटा क्या हो गया 60। उसके बाद जो 24 सेकंड है, तो 24 सेकंड को क्या करना होगा, 3600 से भाग लगाना होगा। ठीक है ना। इस तरह से भाग लगाने के बाद 351 बट्टा 150 घंटा आ जाएगा। बस आपको यहीं पर खेला हो गया, यहीं पर आपकी मैथ हार्ड हो गई। ठीक है ना। अब देखो आपकी दूरी कितनी है, आपकी जो दूरी है वो हो गई आपकी 39 किलोमीटर। ठीक है। अब हमें पता है कि नई चाल क्या होगी, नई चाल क्या होगी, नई चाल बराबर वास्तविक चाल कितनी, 10/9 गुने वास्तविक चाल, वास्तविक चाल। तो नई चाल कितनी होगी मेरी, नई चाल, एक लड़का की अपनी वास्तविक गति से 10/9 गति से दौड़ता है, यानी क्या हो जाएगी 10v/9 इक्वल टू, है ना। अब यहाँ वास्तविक चाल क्या है, वास्तविक चाल, वास्तविक चाल बराबर यहाँ पर 10/9, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 10v, यानी वास्तविक चाल को हम यदि भी मान लेते हैं, यदि हम वास्तविक चाल को भी मान लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा 10v, और नई चाल क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए आप सावधानी से देखिए, 10 वास्तविक चाल को मैंने क्या मान लिया, इसको भी मान लिया, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 10v/9 इक्वल टू क्या होगा 39 इंटू 351/150। ठीक है। अब यहाँ पर आप काट सकते हो, यहाँ पर आप काट सकते हो कि वास्तविक चाल ये क्या है, समय है ना, बेग गुने समय 351 घंटा बट्टे 50। तो वास्तविक चाल जब निकालना होगा तो 10v/9, यहाँ पर ये उलट जाएगा, ठीक ना। 150 बट्टा क्या हो जाएगा 351, ये उलट जाएगी, 150 बट्टा 351 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 9 से आप यदि काटेंगे, यहाँ पर आप 9 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 9×3 = 27। ठीक है, 9×3 = 27, और इधर हो गया कितना 3×5 = 8, 9×9 = 81, और ये 39 से 39 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी भी बराबर कितनी हो रही है, भी बराबर हो रही है आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। भी बराबर हो रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। इस तरह के सवाल आपकी एग्जामिनेशन में गलती हो जाती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, यह टाइम, टाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टाइम को लेके यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कही गई है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप निकालना सीखे कि 2, यहाँ 0 से 0 कट गया, या 3600, यहाँ टोटल एलसीएम कितनी हो जाएगी, टोटल एलसीएम हो जाएगी 3600 हो जाएगी, है ना। 2 को आप छोड़ दीजिए बाहर। अब यहाँ 3600, 0 से 0 काटें, और यहाँ से 6 छक 36 है 60, 60 दूनी कितनी होगी 120, 2 को यहाँ पर रख दिए, 60 दूनी कितनी हो गई यहाँ पर 120, यानी यहाँ पर आपका 1200 हो गया, 0 से 0 कट गया, 60 हो गया, 60 और 20, 6 दूनी 12, 2 शून्य हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, है ना, 24 हो गया। अब यहाँ पर देखें 1224 हो गया, आपको क्या हो गया 2 + 1224, 1224/3600। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आपकी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सॉल्व कर लें और चीज़ों को निकाल लें। रेलगाड़ी जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की 250 मीटर है, क्रमशः 130 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा समानांतर चाल से पटरियों पर चल रही है। यदि वे एक विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। बेहतरीन सवाल है, उनके द्वारा पार करने में पूरा कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 और दूसरी की 250 है, यानी कुल लंबाई कितनी होगी 200, 200, 400, 50, 410, यानी कुल लंबाई होगी 410। ठीक है, कुल लंबाई कितनी हुई 200 नहीं 460, सॉरी 400 कितनी हो गई 460 हो गई। ठीक है ना।
130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से समानांतर पट्टियों पर चल रही है। जब समानांतर पट्टियों से चल रही है तो क्या होगा, एक ही दिशा में जाएगी तो वेग घट जाएगा। लेकिन यहाँ यदि वो विपरीत दिशा से चल रही है, यानी दोनों का वेग जोड़ना होगा, तो 100 100 200 240 हो गया, है ना। और सेकंड में निकालने के लिए बोला है तो क्या करेंगे, 5/18 से यहाँ पर गुना कर देंगे। अब यहाँ पर कट गई 4 18, 4 24, 4 24, ठीक ना। अब ये जीरो से जीरो कट गया, अब ये जीरो से जीरो कट गया आपका, ठीक। तो यहाँ पर आप देख लो कितनी आ जाएगी, 5 से कटेगी क्या, 5 से भी नहीं कटेगी, यहाँ ज़्यादा से 2 से कटेगी, 2 आप रखो, यहाँ हो जाएगी 23, ठीक, 23। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 18, 4 24, 6 छूने बाद 6 24 40, यहाँ 2 बच गया, 5 दूनी 10, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी आपकी 5 दूनी 10/3, 23 दूनी 46, मुझे 23 दूनी 23 या 69 होता है ना, 6 छूने बाद 6 18, 6 24 इंटू टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर 23 दूनी 46, गड़बड़ हुई क्या, सापेक्ष वेग तो क्या होगी, 250 और 200, 410 ही होगा। दोनों का जो वेग, यदि यदि वे विपरीत दिशाओं से चल रही है तो 130 110 कितनी हो जाएगी, 100 100 200 240, गुने किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5 क्या होगा 18, गुने क्या हो जाएगा टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर करेंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 छक्का 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 40 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ देख रहा हूँ 410 है यहाँ पर, या 400 सॉरी 400 क्या होगी 60 होगी, यहाँ पर क्या होगी 460 होगी, ठीक है। अब यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी निकालना है आपको, तो टी आप जब निकालेंगे तो यहाँ 40t इक्वल टू हो रहा है आपका 92 इंटू 3, टी आप जब फ्री करोगे तो 92 इंटू 3 अपॉन क्या होगा 40 होगा, ठीक है ना। यहाँ आप काट दो, यहाँ काट दो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से काट दिया मैंने, 4 से 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगी, 4 दाई, यहाँ 4 दूनी 8, 4 दिए 12, यानी कितने में 23 दिए 69, 6.9 10, यानी कितनी हो जाएगी 6.9, यानी यहाँ पे आंसर कितने 6.9 सेकेंड, ठीक है 6.9 सेकेंड। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, दूरी बराबर दूरी, यानी दोनों के रिलेटिव को डिस्टेंस को ऐड किया, क्योंकि मुझे इससे मतलब ही नहीं था, समांतर चल रही है, लेकिन यहाँ पर वे यदि विपरीत दिशाओं से चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, मात्र 6.9 सेकेंड का समय लगेगा। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों की दूरियों को ऐड कर दिया, चाहे ट्रेन इधर जाए चाहे ट्रेन इधर जाए, तो ट्रेन इधर जा रही, तो ट्रेन इधर इधर जाने की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब कोई एक ट्रेन इधर जाती है और जब कोई ट्रेन इधर जाती है, इसके जो V1 और इसके जो V2 स्पीड है वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस हर हालत में ऐड होता है, चाहे समानांतर चले या विषम दिशाओं में चले, डिस्टेंस ट्रेन की अपनी लंबाई हमेशा ऐड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वह धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति क्या होगी। क्या करेंगे, धारा की वेग पता करने के लिए, धारा का वेग पता करने के लिए क्या करना होगा, 1/2, 1/2 धारा की दिशा में चाल, 1/2 धारा की दिशा में चाल कितनी है, धारा की दिशा में चाल है 11, और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, धारा की विपरीत दिशा में चाल है 8, तो कितनी हो गई 1/2, 11 8 3, 3/2, 3/2 मतलब क्या हो गया 1.5, ठीक है 1.5, तो नाव चला सकते हैं, तो धारा की गति कितनी है, तो 1.5, ठीक है। याद रखेंगे धारा का
एक बराबर क्या होगा, 1/2 धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल घटाओ धारा की विपरीत, धारा की विपरीत। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन थी, कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो है मैथ्स बाय मुकेश सर। आप हमें सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमें हम लोग को बहुत ही इंतजार रहता है कि आपके रिस्पॉन्स का, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्स यदि कुछ कहीं पर प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बताएं, यदि आपको कहीं पर समझ में नहीं तो भी मत मुझे बताएं। आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं और टेलीग्राम में आपको सारी वीडियो की लिंक वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।